नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हेलो डीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जुड़े विषय को उठाते हैं। आज का तो दिन बहुत ही खास है। 22 मई को विश्व में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जैव विविधता को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें उसके उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मोटिवेट करना। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी मौजूद हैं। अगर आपको भी विश्व जैव विविधता दिवस पर कुछ प्रश्न हमसे करने हैं तो आप वो हमसे कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0755260049। टोल फ्री नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर हमारे एक्सपर्ट से ले सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज मौजूद हैं। जनजातीय लोक संस्कृति के अध्येता और लेखक हैं वसंत निर्गुणे जी। वसंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो डीडी में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, जो कि अर्बन प्लानर है और स्मार्ट सिटी एक्सपर्ट हैं। पीएचडी उन्होंने की है स्मार्ट सिटी पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनय जी। सवाल सबसे पहले मैं वसंत जी आप ही से इस प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा। आज विश्व जैव विविधता दिवस है, तो आप हमें सबसे पहले तो यही समझाएंगे, इसी पर प्रकाश आप डालिए कि इसे क्यों मनाते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। जैव विविधता विश्व दिवस पर सबका स्वागत करता हूं मैं। और यह जैव विविधता क्या है, हाँ और क्यों इसका महत्व है हमारे जीवन में, जी जी इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जैव विविधता को समझना होगा। बिल्कुल। जैव विविधता क्या चीज़ है? जी एक एक साधारण से शब्दों में मैं कहूँगा, जीवन की विविधता ही जैव विविधता है। अब ये प्रकृति और मनुष्य इन दोनों पर लागू होती है। जी एक सूक्ष्म वायरस से या कीटाणु से लगा करके बड़े से बड़े स्तनपायी जो प्राणी हैं वहाँ तक, और प्रकृति में छोटे से छोटा पौधे से लगा करके विशालतम पौधे तक, ये जैव विविधता के आयाम हैं। और ये जैव विविधता इन्हीं के बीच में हमको मिलती है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध भी हमें जैव विविधता को बताता है। इसी में मनुष्य जिस भूमि पर रहता है, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, सबसे पहले विश्व में पृथ्वी को बचाने का एक सम्मेलन हुआ। हाँ और वो होता है रियो डी जानेरो में 1972 में, जिसमें करीब कई देशों ने हिस्सा लिया था। और सबकी चिंता ये थी कि पृथ्वी, उसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से ही संबोधित किया गया था। तब ये विचार किया गया कि पृथ्वी को किस तरह से पृथ्वी की तरह ही रखा जाए, जी जैसे स्वाभाविक और नैसर्गिक प्रकृति होती है। स्वाभाविक रूप से प्रकृति का मनुष्य के साथ जो संबंध है, क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन प्रकृति पर निर्भर है जी और प्रकृति का जीवन वो पूरे वातावरण पर निर्भर करता है, जिसको पर्यावरण कहते हैं। अगर ये पर्यावरण बचता है तो फिर मनुष्य भी बचता है। इस बात को जो हमारे विचारकों ने, हमारे देश के महानेताओं ने एक विचार किया कि पृथ्वी सम्मेलन में उसको पारित किया गया कि ये पर्यावरण को, जैव विविधता को, जो जैव विविधता के कारण हम जितनी इस सृष्टि में विविधता देखते हैं, उसके कारण ही वो कायम है और वह आज तक चली आ रही। अगर जैव विविधता नहीं होगी तो हम जीवन में इतने सारे पशु पक्षी, इतने सारे पेड़ पौधे, उनकी गुणवत्ता, उनके उपकार मनुष्य के लिए, जैसे प्रकृति हमें पंच तत्वों को देती है। वायु उससे हमें मिलती है, उससे हमें जल मिलता है, उससे हमें पृथ्वी से बीज उगते हैं, अंकुरित होते हैं और उससे हमें खाने पीने के लिए व्यवस्था होती है। ये सब एक दूसरे से संबंध रखते हैं। बिल्कुल। ये जैव विविधता और ये जो पर्यावरण है,
ये दोनों एक दूसरे के बहुत अंतर संबंध हैं इनके। जब तक इनका संतुलन हमारे मनुष्य और प्रकृति के साथ नहीं होगा, तब तक जैव विविधता में। और बीच में विचार ये किया गया सम्मेलन में बिल्कुल सर, यानी इस जैव विविधता में जो प्रदूषण आया है, जो विविधता बचाने की क्यों आवश्यकता है, इसलिए कि धीरे धीरे इसमें प्रदूषण होने लगा। और हम बिल्कुल इसमें भी हम समझेंगे वसंत जी कि अब हमें पर्यावरण के प्रति सचेत होना है, और उसका उद्देश्य भी यही है आज कि हम वो संकल्प लें कि हम हमारे पर्यावरण को बचाएं। अब मैं विनय जी से ये भी जानना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी, आप एक्सपर्ट हैं विनय जी, तो किस तरह से अब जैव विविधता को आप समझाएंगे? मेरा निवेदन ये है कि स्मार्ट सिटी अपने आप में ही बहुत ही जटिल विषय है, और उसको जब अपन जैविक आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से देखते हैं, अगर अपन देखते हैं तो थोड़ा सा और इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। उसको सरल बनाने के लिए, जैसा सर ने अभी बताया कि पर्यावरण की जो महत्वता है वो सबको मालूम है, दर्शक सब बहुत जानते हैं। आजकल इतना संचार प्रसार हो रहा है इस विषय में कि सबको इस बात की जानकारी है। जो पृथ्वी को बचाने की बात चल रही है, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, ऐसा माना जा रहा है कि ये इरिवर्सिबल हो गया है, जो डैमेज हमने इसमें ऑलरेडी कर दिया है। अब इस दृष्टिकोण से ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कितना महत्वपूर्ण है पर्यावरण। मतलब जो हमारा आवरण है, हमारी पृथ्वी का जो आवरण है, उसको हमें बचा के रखना है ताकि हम बच सकें। तो इस विषय में स्कूल, कॉलेज और अन्य जगह जितने भी कार्यक्रम हो सकते हैं, उन सब में इसको बहुत विस्तार से बताया जा रहा है। सिर्फ एक छोटी सी बात रह जाती है जो मैं बताना उपयुक्त समझता हूँ इस बात पर, वो ये है कि इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। इसके लिए हमें एक बहुत छोटा सा काम करना है कि हम आज की दिनचर्या में छोटी छोटी बातों को ले आएँ, और धीरे धीरे वो अपना विस्तार लेकर हमें वापस उस पर्यावरण में ले चलेंगे। जी विनय जी, स्मार्ट सिटी में जैव विविधता बढ़ाने के लिए आप क्या उपाय बताएंगे? जैसा मैंने कहा कि छोटी छोटी बातों पर अपन ध्यान दें, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम एक प्रगतिशील देश हैं, है ना, तो रिसोर्सेस हमारे कम हैं। वो छोटी छोटी बातों पे क्या, कौन सी बातें? छोटी छोटी बातें, जैसे अगर हम कोई अपना कमरा ही बना रहे हैं, अपना शयन कक्ष बना रहे हैं, या कोई भी हम अपना ऑफिस बना रहे हैं, तो उसको बायोफिलिक बनाएं। बायोफिलिक ये होता है कि जिसके अंदर हमारे प्लांट्स अपने नेचुरल स्वरूप में वहाँ पर रहें, हमारी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हों। एक पर्यावरण से हम पहले एक संपर्क बना लें। वो संपर्क बनाने के बाद एक नैसर्गिक रूप से हमारी विचारधारा उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में हमें काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। वसंत जी, विश्व जैव विविधता दिवस पर किस तरह के आयोजन किए जाते हैं, और उन आयोजन में ऐसा क्या बताया जाता है जिससे कि लोग जागरूक हों? असल में जैव विविधता के आयोजन और जो समारोह आयोजित किए जा रहे हैं सारे विश्व में एक चेतना जागृत हुई। ये 3 तरह की जैव विविधता होती है। एक आनुवंशिक होती है, जो जैसे एक और दूसरा जातीय जैव विविधता होती है। तीसरा सामुदायिक एक जैव विविधता होती है। जैसे जैव विविधता मुख्य रूप से करती क्या है, ये मनुष्य की पहचान बनाती है। जैसे कि हम भारत के लोग अलग दिखाई देते हैं जी, और अफ्रीका के जनजातीय लोग अलग दिखाई देते हैं। मैंने जनजातियों पे काम किया है, तो सबसे मैं ये मानता हूँ कि मैं उनके नज़दीक गया तो सबसे पहले उन्होंने जैव विविधता को समझा। देखिए कि जब आदिम मनुष्य ने बीज बोया होगा तो उसमें से पृथ्वी में से बीज अंकुरित हुआ होगा, उसका फल लगा होगा, पेड़ बना होगा। ये सब आदिम मनुष्य ने पहली बार देखा होगा। और सबसे पहले बीजों को पहचानने का क्रम आदिम जनजातियों ने किया। उसके बाद में उसको चखा होगा, उसका स्वाद, उसकी गुणवत्ता, शरीर के लिए वह कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों में जड़ी बूटियों की भी मतलब औषधि के रूप में भी उसको माना जाता है। जैसे जल को कहा गया हमारे यहाँ वो महाऔषधि है। जल का हम सबसे अधिक उपयोग करते हैं। यदि वही जल प्रदूषित हो गया तो हम उसको बचाएंगे कैसे? ये जनजातियों ने नदियों को, तालाबों को, झरनों को शुद्ध रखने की प्रक्रिया
हमको जनजातियों से प्राप्त होती है। उन्होंने शुद्ध वायु को प्रकृति में पेड़ों को लगा करके जंगल में रह करके जो शुद्धता हवा में होती है, जो ऑक्सीजन को बचाती है, वो भी हमें जनजातियों से सीखने को मिला है। कभी ये समस्या आदिम समय में नहीं रही कि हमारी जैव विविधता इतनी प्रदूषित हुई हो, पर्यावरण इतना प्रदूषित हुई हो। आज के समय में क्यों विचार किया जा रहा है? इसका मतलब ये है कि आदिम मनुष्य भी बहुत अच्छी तरह से समझता था कि हमारी प्रकृति को कितना बचाना है। मैंने ये देखा कि जनजातियों में जो लोग वहाँ से पेड़ पौधों से जो चीज़ भी लेते हैं, वहाँ के वनोपज लेते हैं, वहाँ के पेड़ पौधों से लकड़ी लेते हैं, घरों के लिए लकड़ी लेते हैं, खेती के लिए ईंधन लेते हैं, तो ये वो उनके पास एक नज़रिया था, उनकी एक दृष्टि थी कि पृथ्वी से या प्रकृति से उतना ही लिया जाए जितना हमें आवश्यक है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि मनुष्य संग्रह करने लगा है, या उसका एक तरह से रूपाकार बदल गया है। उसको संकलित करने के लिए उसको या घर में संग्रह करने का एक विचार उसके मन में आया। प्रकृति ने देना भी छोड़ दिया है फिर। हाँ तो जी, जिस तरह से प्रकृति ने देना भी छोड़ दिया, इतना हम ले चुके हैं उससे। हाँ, हमने फिर चूँकि उसका परिणाम ये हुआ कि वातावरण प्रदूषित हुआ, वायु प्रदूषित हुई, जल प्रदूषित हुआ। जैसे आप कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी, निश्चित रूप से बहुत अच्छा विचार है, लेकिन हम जितना, बस एक ही निवेदन मैं करना चाहूँगा कि हम सब मनुष्य जो प्रकृति की ही देन है और प्रकृति से हम दूर न जाएं। स्मार्ट सिटी का हम निर्माण जरूर करें, लेकिन प्रकृति को हम अपने नज़दीक रखें, तभी प्रदूषण, तभी ये पर्यावरण और तभी जैव विविधता बच सकती है। बिल्कुल विनय जी, स्मार्ट सिटी जैव विविधता को किस तरह से प्रभावित करती है? जैव विविधता का जो हमारा जो सामाजिक परिवेश है, जैसे सर ने अभी बताया अपन को कि एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है अपना इसका विविधता का, कि सोशल एनवायरनमेंट जो है, जो सामाजिक पर्यावरण है, वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इसके अंदर जी। अब अगर मैं इसमें थोड़ी सी स्पष्टता से बात रखूं तो स्मार्ट सिटी बोलने में मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये हर जगह ये बात इसी दृढ़ता के साथ रखनी पड़ती है, इज अल्टीमेट इवेंचुअलिटी। आप इससे नहीं बच सकते, आपको तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। आपकी जनसंख्या जिस स्तर पे पहुंच गई है, इन सबको एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज रखने के लिए ये होना ही है, ये इनएविटेबल है। अब सवाल ये आता है कि जो हमारे कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, जो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या ऐसा मैंडेट है स्मार्ट सिटी के पास? ऐसा नहीं है। स्मार्ट सिटी का पहला जो मूलभूत नियम है वो ये है कि वो ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए। तो जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को संरक्षित करते हुए विकास करना, ये मूल उसका नियम है। इसके अंदर कोई भी संशोधन नहीं है या उसकी आवश्यकता है। दूसरा, इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सब, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ इस मंच से, ये सब सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकता हैं, सभी जगह पे, सभी स्तर पर, अगर मान लीजिए मैं किसी बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठा हूँ और अधिकारी हूँ, तो मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो इसको पूर्णतः प्रैक्टिकल रूप में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरी जिम्मेदारी बंधी हुई है। एक नागरिक के रूप में बस मैं स्वतंत्र रहता हूँ, जहाँ पर मैं अपने मन अनुसार काम करता हूँ। अन्यथा इस बात की गंभीरता सभी जगह स्पष्टता से जा चुकी है और काफ़ी सारे इसमें अच्छे काम हो सकते हैं। समस्या यहाँ पर है कि जब हम किसी सिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन के जो हमारे इश्यूज़ हैं वो सामने आते हैं, और वो जब सामने आते हैं तो उसको एक जगह संकलित करने के लिए हम एक स्मार्ट सिटी की परिकल्पना करते हैं। और जब वो करते हैं तो कहीं ना कहीं, चूँकि हम अपने ज्ञान से भी सीमित हैं, अपने बजट से भी सीमित हैं, वो कॉन्क्रीट जंगल बन जाते हैं और सबके सामने ऐसा एग्जाम्पल बन जाता है और सबके सामने ऐसा एक ऐसी दृष्टि बनती है कि स्मार्ट सिटी जो है इसका पर्यावरण से एक कोई विरोधाभास है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल बसंत जी, हम अगर बात करें कि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन द्वारा किन तरह के उपाय किया जाना चाहिए? निश्चित रूप से जब से ये जागरूकता जैव विविधता को बचाने की और पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए जो
उपाय किए गए हैं तो निश्चित तो सारी दुनिया का ध्यान गया है। यहाँ तक कि विश्व संस्था ने भी विश्व लेवल पर भी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे जैव विविधता को बचाने के लिए। एक तरह से जैव विविधता के कारण एक कृषि की एक क्रांति हो गई कि हम जो बीज पृथ्वी से समाप्त हो रहे थे उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है। ये जैव विविधता का सबसे बड़ा कारण है। मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे मध्य प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 200 तरह के अनाजों की जैव विविधता में अनाजों की सुरक्षा कर ली गई है जो धीरे धीरे समाप्त हो गए थे। जिन बीजों को आदिवासी भी नहीं बोलते थे उनका संरक्षण किया है। उनको सरकार ने पिछले वर्षों में पद्मश्री भी दिया है। ऐसा गौरवशाली एक बघेलखंड में एक व्यक्ति हमारे मित्र हैं जिनका नाम बाबूलाल दाहिया है, उनको पद्मश्री भी मिला है और वो हमारे प्रदेश के बहुत बड़े गौरव, अब तो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए बड़े गौरव हैं। तो एक इस तरह से हमारे जैव विविधता को उन्होंने अपने खेत में छोटी छोटी पॉकेट में इन बीजों को उगा करके उनको फिर से पुनर्जीवित किया है। जो बीज समाप्त हो रहे थे उनको ऐसा उन्होंने 200 प्रकार के बीजों को संरक्षित किया है। ये जैव विविधता को बचाने का सबसे बड़ा कारण वो है। प्रत्येक व्यक्ति जो प्रत्येक किसान जो खेतों से संबंधित है या प्रकृति से संबंधित, जैसे स्मार्ट सिटी में भी इन बीजों को आप अपने घरों में अपने उसको बचा सकते हैं और उसको फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं। इस तरह से जैव विविधता का विचार हमारे प्रदेश की सरकार ने भी पर्यावरण विभाग बना करके, जैव विविधता विभाग बना करके इस पर पूरी तरह से ध्यान दिया है और उसको क्रियान्वित किया है कि जैव विविधता किस तरह से बचाई जा सकती है। और विनय जी का संकल्प भी यही आज के दिन को मनाने का कि हम उसको संरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ें, हम उसको संरक्षण दें। तो स्मार्ट सिटी किस तरह से योगदान दे सकता है? जैसे अभी ये बात हुई कि हम उसको अपने दैनिक जीवन में कैसे किसी तरीके से उतार लें, उस तरह से एक स्मार्ट सिटीजन अपनी स्मार्टनेस का उदाहरण दे सकता है और एक स्मार्ट सिटी उसी दिशा में बढ़ सकती है। लेकिन उसमें मूल बात क्या आती है जो नागरिक दृष्टि से सही भी है कि जब इसका डिज़ाइन बनता है तो इसका डिज़ाइन एक बहुत ही पाश्चात्य शैली पे बन जाता है और वो उस तरह से नहीं निकल पाता जिसमें हमें ये दिखे कि हमने पर्यावरण को वो महत्व दिया है, वो दृष्टिकोण रखा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम आज की डेट में आर्किटेक्ट के रूप में, अर्बन प्लानर के रूप में बहुत अच्छे एग्जाम्पल देख रहे हैं और एक रुझान भी देख रहे हैं। पहले क्या था, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, रिसोर्स चैलेंज थे हम, तो जैसे तैसे कोई एक मकान बन जाता था, कंक्रीट जंगल बन जाते थे, छोटे छोटे खंडों में सब चीज़ें व्यवस्थित हो जाती थी जैसे तैसे। अब क्या है, थोड़ा सा लोगों के पास संसाधन आ गए हैं तो अब वो इस दृष्टिकोण को एक व्यापक रूप दे रहे हैं और जीवन शैली में भी बदलाव ला रहे हैं। मेरे ख्याल से वही एक तरीका है जी। लेकिन विनय जी, आप हमें ये भी बताइए कि विश्व जैव विविधता के संरक्षण में स्मार्ट सिटी की एक सशक्त नीतियाँ होनी चाहिए और वो नीतियाँ हों तो किस तरह की हों? अब मैं इसमें ये बोलूँगा कि जब हम एक बहुत तकनीकी विषय लेते हैं तो वो दर्शक थोड़ा सा उससे अपने आप को अलग पाते हैं क्योंकि वो बात उस तरह से नहीं जा पाती है। जी। और बात बड़ी सटीक रखनी होती है और छोटी रखनी होती है तो वो भी ये विषय बिखर सा जाता है। तो मैं प्रयास करता हूँ। डेवलपमेंट पूरे विश्व में हो रहा है, स्मार्ट सिटी पूरे विश्व में बन रही हैं। स्मार्ट सिटी का जो मूल मंत्र है वो ये है कि आपकी आवश्यकता को पहचानें, लिस्ट योर रिक्वायरमेंट्स, उसके हिसाब से आप अपने सिटी का, अपने शहर का विकास करें और उस तरह से चलाएं। तो अलग अलग देशों में इसको अलग अलग तरीके से किया है, जहां जैसी आवश्यकता वहां वैसा काम किया है। कुछ एग्जांपल आप बता सकते हैं? मैं प्रयास करता हूं। जैसे आप देखेंगे यूएस में एक मैंडेट निकला था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इसमें लाएंगे, स्मार्ट सिटी के गवर्नेंस में लाएंगे और वो गवर्नेंस मॉनिटरिंग में लाएंगे। तो कहने का मतलब है वहाँ इतने विकसित हैं वो कि वो इस तरह से ट्रांसपोर्ट वगैरह को संचालित कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ने कोरिया ने अपनी सिटीज़ को, साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी सिटीज़ को सिटी स्पेसिफिक
यूएसपी के साथ उन्होंने डिज़ाइन करा कि यहाँ पे ये स्पेसिफिक काम होगा और उसके अगल बगल जो डेवलपमेंट होगा वो उसी दृष्टि से संचालित होगा। फिर इसके बाद जापान ने काम किया। जापान ने जो काम किया वो मैं चाहूँगा यहाँ पर अपन सब समझें। जापान ने कभी भी किसी भी चीज़ को इस तरह से नहीं किया कि अब हमें ऐसा करना है और ये सब हटा दो और कर लो। उन्होंने अपने फौना फ्लोरा को उसके अंदर समायोजित किया और उसको उस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाया। वहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट ग्रीन फील्ड नहीं है कि ये बनाना है, वो ब्राउन फील्ड है। एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान के साथ उसको आगे बढ़ाया, तो उसमें सारे विषयों की, खासतौर पे पर्यावरण की, काफ़ी उन्होंने सुध ली और उसको एक व्यवस्थित तरीके से किया। तो जो एक बात निकल कर आई कि हमारे लिए क्या स्मार्ट है, हमें क्या स्मार्ट करना है। हमारे लिए स्मार्ट अभी दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करना है, ये हमारी स्मार्टनेस होगी, ये हमारी बेवकूफ़ी होगी अगर हम ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा, हमारे तंत्र को व्यवस्थित रखना है। अभी हमारे को बहुत लंबा चलना है, अभी कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत काम होना है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, फिर स्मार्ट बनेंगे। बिल्कुल। वसंत जी, विश्व जैव विविधता दिवस पर आप हमें ये भी बताइए कि जैव विविधता की शिक्षा स्कूल स्तर पर देना कितना आवश्यक हो चुका है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं सोचता हूँ कि प्रकृति ने और जनजातियों ने जैव विविधता को किस तरह से समझा और उनका क्या कहना है। उनकी दृष्टि में यह है कि प्रकृति अपने आप को स्वयं बचाती है, उसके उपाय अपने आप में हैं जी। जैसे कि एक बीज को किस तरह से बचाया जा सकता है। एक वट वृक्ष का एक बीज छोटा सा होता है, एक चिड़िया अपने मुंह में रख करके उसको दूसरी जगह ले जाती है ना, या उसके पंख में लग जाती है। तो इस तरह से जो बीजों का फैलाव होता है और एक जगह से दूसरी जगह बीज पैदा हो जाते हैं जो अनुकूलता में, इस तरह से जैव विविधता धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से फिर वो फैलती चली जाती है। इस तरह से जैव विविधता और पर्यावरण हमारे यहाँ सुरक्षित रहता है। प्रकृति स्वयं, जैसे बाढ़ नदी में बाढ़ आती है, बिल्कुल, तो वो अपने आसपास का कचरा जो है बाढ़ में बिल्कुल समुद्र में फेंक देती है। ये अपने आप एक तरह की चक्री प्रकृति की चक्र है, प्रकृति का चक्र है। जैसे आपने बहुत ही स्पष्ट आपने समझाया इसे वसंत जी। और जागरूक होना पड़ेगा, हर व्यक्ति को जिम्मेदारी समझना होगी। और जैसा कि विनय जी ने कहा कि हमें स्मार्टनेस दिखाना होगी और अभी हमें और आगे तक जाना है, तो इसलिए इस पर काम आज से ही करना शुरू करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसंत जी और विनय जी, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, हेलो डीडी में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के प्रोग्राम स्टार्टअप